आज 1 मई है और आज के दिन को पूरी दुनिया में मज़दूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में भी मज़दूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आज के दिन अलग अलग तरह से मज़दूर संगठन, यूनियन, मज़दूर नेता और मज़दूर सब अपने अपने तरीके से इस दिवस को मनाते हैं और इसका एक उद्देश्य ये होता है कि मज़दूरों के हित, उनके हितों का संरक्षण कैसे हो, मज़दूरों को उनके जो उचित अधिकार हैं वो कैसे मिलें और कैसे वो आर्थिक रूप से वो संपन्न हो सकें, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। ये सब चीज़ों पर ध्यान आकृष्ट करता है आज का दिन। भारत के संदर्भ में ये दिन एक विशेष महत्व का है और वो इसलिए कि यहाँ पर मज़दूर उस तरह का मज़दूर नहीं है जिस तरह का अन्य देशों में होता है। भारत का मज़दूर वो श्रमिक या मज़दूर होने के साथ साथ वो एक जाति भी होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये बहुत स्पष्ट कहा था कि जो हमारे यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है वो केवल श्रम का विभाजन नहीं करती कि अलग अलग वर्ण के लोग के लिए जो निर्धारित हैं वो क्या क्या काम करेंगे, केवल श्रम का निर्धारित नहीं करती, वो विभाजन नहीं करती, वो श्रमिकों का भी विभाजन करती है कि वो जन्म के साथ जो जिस वर्ण या जाति में पैदा होता है उसी में रहता है। और इसीलिए कि एक ही काम को करने वाले श्रमिक भी जो अलग अलग जातियों के हैं वो समाज के स्तर पर वो जातियों में वो बटे रहते हैं। इसलिए आज के दिन ये देखना ज़रूरी होता है कि जो हमारे यहाँ जो ये मज़दूर या श्रमिक शब्द है ये औद्योगिक अर्थव्यवस्था का या पूंजीवाद से निकला हुआ शब्द नहीं है। भारत के संदर्भ में ये ब्राह्मणवाद और सामंतवाद से निकला हुआ शब्द है। पूंजीवाद हमारे यहाँ बाद में आया है। हमारे यहाँ ब्राह्मणवाद और सामंतवाद था और उस समय भी एक श्रमिक वर्ग था जो उच्च जातियों के, उच्च वर्णों के, उनके घरों में, खेतों में काम श्रम किया करता था और उस श्रम का कोई उचित मूल्य कोई निर्धारित नहीं था, वो उनकी दया पर एक तरह से निर्भर रहता था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर भारत के इतिहास में एक पहले एक ऐसे नेता हुए हैं कि जिन्होंने श्रमिकों के हितों को लेकर के एक व्यापक रूप से एक सोचा और केवल बयान नहीं दिए कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जो उसे क्रियान्वित कर सकते थे, जो नीतियां बनाने का और उनको क्रियान्वित करने का एक जो ज़मीनी काम करने का था, उन्होंने वो काम किए। हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो शुरुआत के दौर में श्रमिक आंदोलनों में बहुत बड़ा काम किया। जब उन्होंने अपनी पहली राजनीति में जब वो पदार्पण किया और आए तो 1936 में उन्होंने जब पहली अपनी पार्टी बनाई तो वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी और उस लेबर पार्टी में उन्होंने सारे जो मज़दूर हैं उनके हितों की ही बात की और उसका प्रभाव ये हुआ कि जो मुंबई प्रेसिडेंसी के 1937 में चुनाव हुए तो उसमें उन्होंने जो उम्मीदवार शायद 17 उन्होंने उम्मीदवार कुल खड़े किए और 17 में से उनके 14 उम्मीदवार विजयी हो गए थे। तो कांग्रेस की बहुत बड़ा दल था, उनका बहुमत था और उसके बाद में मुस्लिम लीग और तीसरा बड़ा दल वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी था जो कि नया दल बना था। तो ये श्रमिक वर्गों में, मजदूर वर्गों में डॉक्टर अम्बेडकर की एक बहुत बड़ी पहचान थी। वो हमारे वो के बहुत बड़े नेता थे। ये इसके अलावा जो रेलवे की बहुत बड़ी श्रमिकों की यूनियन, उसके लिए उन्होंने काम किया। और जो बात जिसको बहुत कम लोग जानते हैं कि मुंबई और दिल्ली में भी जब आए तो जो हमारे जो सफाई कामगार हैं, सफाई कामगारों के उन्होंने कई संगठन बनवाए और उनको संगठित करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो ये तो एक इस तरह की चीज़ें हैं कि जो एक श्रमिक नेता के रूप में उन्होंने काम किए। लेकिन जो बहुत बड़े काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया वो ये कि जब वो वायसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर थे, यानी कि आज की शब्दावली में कहा जाए उन्हें श्रम मंत्री थे 1942 से 1946 के बीच, तो उन्होंने जो श्रमिकों के लिए काम किए वो बहुत बड़े आधारभूत काम थे। जैसे कि उस समय तक काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, 12 घंटे 14 घंटे एक श्रमिक से काम लिया जाता था। तो बाबा साहेब ने उस समय ये एक बिल लाए
को काम के निर्धारित घंटे 8 घंटे का एक निर्धारित होना चाहिए। एक श्रमिक को केवल 8 घंटे काम करना चाहिए। और उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा तर्क, जो आज भी जो एक उदाहरण के रूप में हमसे देख सकते हैं, तो काम के घंटे कम हो, ना केवल एक मजदूर का शोषण कम हो, खत्म हो, बल्कि इसलिए कि अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन हो, अधिक से अधिक लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। तो ये बहुत बड़ी देखिए दूरदृष्टि डॉक्टर अम्बेडकर की, कि एक ही काम साधने से, केवल काम ही घंटे करने से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जो श्रमिक काम कर रहा है उनको उनका शोषण से मुक्ति मिलती है कि वो 8 घंटे काम करते हैं, और दूसरा कि उसी काम को करने के लिए एक अधिक लोगों को और रोजगार का सृजन होता है, ये चीज़। दूसरा, महिलाओं को बहुत कम मजदूरी मिलती थी पुरुषों की तुलना में, तो बाबा साहब ने ये भी अपने एक बिल ला करके ये भी व्यवस्था कराई कि वो महिलाओं को भी, जो कामगार हैं उनको भी पुरुषों के समान काम, समान वेतन, समान मजदूरी उनको मिलना चाहिए। तीसरा, जो बहुत सारी महिलाएं खानों में, खदानों में काम करती थी, वो कष्टदायक काम होता था, और वहाँ पे एक तरह का तो एक खतरनाक भी होता है पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए कुछ स्थितियाँ दूसरी विकट होती हैं, तो उन्होंने, हमारे यहाँ का पहनावा भी होता है जैसे जिस तरह का भी, तो उन्होंने ये व्यवस्था कराई कि वो खान के अंदर, खदानों के अंदर महिलाएं काम नहीं करेंगी, वो खानों के बाहर काम करेंगी, पुरुष अंदर काम करेंगे। तीसरा, महिलाओं को जो अपना जो मातृत्व अवकाश होता है, मैटरनिटी लीव, वो नहीं मिलता था। तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात की व्यवस्था की कि जो महिला है, श्रमिक, उनको भी मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, जो मातृत्व लाभ जो और हो सकते हैं वो सब उसको मिलने चाहिए, और वो उन्होंने उसकी व्यवस्था कराई। इसके अलावा जो महिलाएं जो काम जहाँ करती थी, छोटा बच्चा अपना पास होता था, कई बार छोटे बच्चे की वजह से वो काम नहीं कर पाते थे, और घर की आवश्यकताएं होती थी पैसे की, तो बच्चे को लेकर के आना, तो वो काम की जगह पर ही उन बच्चों के रहने की, जैसे क्रच सिस्टम हम बोलते हैं, वो क्रच की व्यवस्था भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कराई। तो ये इतने सारी चीज़ें, बाकी जो एक बहुत एक बड़ा एक और जिसे हम देख सकते हैं उनका एक काम के मामले में श्रमिकों के लिए, कि जो उनका लैंड रिफॉर्म्स का जो एक मामला है, जिसे हम बहुत कम लोग देख पाते हैं, कि उन्होंने कहा था जो ज़मीन है, उस ज़मीन का एक राष्ट्रीयकरण हो, और उस ज़मीन को लेकर के उसको एक पूरे गांव के पट्टे पे दी जाए, और वो गांव के सारे लोग, वो उसका जो गांव के सभी लोग हैं, वो सभी लोगों का उस ज़मीन पर, उस पर हक हो, सब उस पर मिलजुल करके एक सामूहिक खेती जैसा, जो कोऑपरेटिव खेती जैसा का कंसेप्ट उन्होंने दिया कि सब लोग खेती करें, उसमें कोई श्रमिक नहीं होगा, कोई जमींदार नहीं होगा, सब लोग उस पर काम करेंगे, और उसके उत्पादन में सबका बराबर हिस्सा होगा। तो इससे क्या था कि जो ज़मीन है जो बेकार पड़ी है, और जो खेती की है, किसी एक आदमी का वर्चस्व ना हो और सभी का अपना हो, और समाज का एक जो जिसे कि समाजवादी समाज की जो संकल्पना उनके साथ में थी, जो उनके दिमाग में थी, उसको साकार करने की, और जो दुनिया के साथ अपने भारत को आगे बढ़ाने की जो संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर की थी, ये सब चीज़ें उनके साथ थी। लेकिन होता यह है कि बहुत ही कम लोग इस चीज़ को ध्यान दे पाते हैं, और कई बार बाबा साहब अम्बेडकर को केवल दलितों का नेता, उनको या जाति की बात करने वाला नेता उस तरह से कह करके ये लोग कह देते हैं, बल्कि यहाँ तक कि जो बहुत सारे जो ट्रेड यूनियन के नेता हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की ये मुखालफत करते रहे कि अम्बेडकर तो मजदूर यूनियन के जो हड़ताल है उसके विरोधी थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार हड़तालों का विरोध किया था, और वो ये किया था कि रोज़ रोज़ जो हड़ताल होती है उससे जो श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिलती, उन्हें जो परेशानी होती है, कई बार काम पे से हटा दिए जाते हैं, उसकी कोई फिर बाद में व्यवस्था नहीं होती, तो उससे श्रमिकों पे बहुत उनके हित प्रभावित होते हैं, उनके परिवारों को उनकी बहुत आर्थिक स्थिति उनको और ख़राब होती है। इसलिए उनका ये कहना था कि बार बार और बहुत जल्दी जल्दी हड़ताल नहीं होनी चाहिए, श्रमिकों का बहुत नुकसान होता है। लेकिन जब मुंबई की असेंबली में, वहाँ की विधान मंडल वहाँ पे लाया गया, वहाँ पे काउंसिल में हड़ताल को प्रतिबंध लगाने का एक बिल लाया गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर वो नेता थे जिन्होंने उसका विरोध किया था खुल करके, और उसके लिए मजदूरों को लामबंद किया उन्होंने, और वहाँ पे पूरे मुंबई के सारे मजदूरों को एकजुट किया उसके खिलाफ, और उसका प्रभाव ये हुआ कि वो बाद में वो बिल निरस्त हुआ,
और मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार मिला। और उसका ये मिला, मजदूरों के इतने लोकप्रिय नेता बाबा साहब अम्बेडकर हो गए थे कि मुंबई म्यूनिसिपल के जो वहाँ पे जो कर्मचारी संघ है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष बनवाया। तो बाबा साहब अम्बेडकर का मैं समझता हूँ कि मजदूर दिवस के अवसर पर यदि और नेताओं को याद करना और मजदूर के जो श्रम संबंधों से, सुधारों से, उनके हित के लिए काम करने वाले जहाँ दूसरे लोग याद करते हैं, उससे पहले भारत में बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना चाहिए। और मैं समझता हूँ आज 1 मई का दिन ये विशेष अवसर है जब हमें बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना चाहिए, उनके अवदान को याद करना चाहिए और उनके प्रति हमें सम्मान व्यक्त करना चाहिए।